चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं इतिहास विषय। और इतिहास विषय की हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं उसमें आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह क्लास होगी। हमने पिछली क्लास में, जैसा कि आपको विदित है, देखा था गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन हमने देखे हुए थे। और यहाँ पर जो है हमारी क्लास होने वाली है वह होगी, एक तो हम इस टॉपिक में जो चीज़ें करेंगे कि असहयोग आंदोलन के आगे बढ़ेंगे। हम क्या बढ़ेंगे? असहयोग आंदोलन के जो है हम आगे बढ़ेंगे। और इस क्रम में हम देखेंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है समझ लेते हैं, फिर जो हमारा टॉपिक डिसाइड हो जाएगा हम क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, हम बैकग्राउंड बना लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। तो इसमें हम जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। हमने देखा था पिछली क्लास में कि असहयोग आंदोलन जो है हमारा हुआ था और ये गांधी जी द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने क्या कहा था कि हम 1 वर्ष के भीतर क्या करेंगे? असहयोग की प्राप्ति करेंगे। क्या करेंगे? 1 वर्ष के भीतर जो है हम क्या कर लेंगे? स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। ये जो है गांधी जी ने क्या किया था? स्वराज प्राप्ति का जो है 1 साल के भीतर लक्ष्य रखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। जहाँ 1920 में जो है गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या ले लिया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके पश्चात क्या हुआ? जो कांग्रेस के जो दल थे, कांग्रेस का क्या हो गया? 2 भागों में क्या हो गया? कांग्रेस का यहाँ विभाजन हो गया। कितने भागों में? एक वो दल था जो कि क्या चाहता था? परिवर्तनवादी दल था। कैसा? ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। परिवर्तनवादी जो कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन करना चाहता था। एक ऐसा दल था जो क्या है? यथास्थिति में रहना चाहता था, यानी कि अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी। और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत 1900 अधिनियम के तहत क्या होने हैं? आगे चल करके चुनाव होने हैं। क्या होने हैं फ्रेंड्स? चुनाव होने हैं। ये जो है अगला होने वाला है। तो कुछ लोग कहते थे कि हमें कांग्रेस की नीतियों में, गांधीवादी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, जो असहयोग की नीति है उसमें जो है परिवर्तन करना चाहिए। और जो परिवर्तनकारी लोग थे उसमें से मुख्यतः जो नाम आता है वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम आता है CR दास। तो ये 2 लोग क्या है? ये परिवर्तनवादी लोग थे। और बाकी सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये जो है चाहते थे कि ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग क्या चाहते हैं? परिवर्तनवादी लोग जो है चाहते हैं कि हम कांग्रेस की नीति में परिवर्तन करें और जो है इन चुनाव में भाग लें, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है इस असेंबली में क्या करें? अपना सिक्का जमाएं, ताकि जो है यहाँ से ज़्यादा अच्छे से हम जो है अपना आंदोलन आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग क्या थे? कांग्रेस की जो नीतियों में परिवर्तन चाहते थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया? आगे चल करके स्वराज पार्टी का निर्माण किया। कांग्रेस का लक्ष्य भी क्या है? स्वराज को प्राप्त करना है। लेकिन उनके दोनों के उसमें तरीके में क्या है? अंतर है। तो ये लोग भी क्या करना चाहते हैं? स्वराज प्राप्ति करने के लिए आगे चल करके 1923 में क्या बनाई? इन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। कौन सी पार्टी का निर्माण? स्वराज पार्टी का निर्माण किया। तो इसी को जो है हम आज करने वाले हैं। तो एक टॉपिक होगा हमारा स्वराज पार्टी, और दूसरा टॉपिक होगा जो कि इस 1919 के कानून की समीक्षा करने के लिए जो है एक कमीशन आएगा, भारत में एक आयोग आएगा। उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी? क्योंकि इसी की रिपोर्ट पर आगे चल करके क्या बनेगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम बनने वाला है। तो ये कमीशन को हम पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास के क्रम में है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम क्या पढ़ेंगे? जो है स्वराज पार्टी पढ़ेंगे। और समकालीन और जो छोटी मोटी गतिविधियाँ होंगी, बाकी हम जो क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा हुआ था, उस क्रांतिकारी आंदोलन में जो इस समय की घटनाएं थी, खासतौर से जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और इनके द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जैसे कि काकोरी कांड की घटना हो गई और कानपुर षड्यंत्र, ये हम क्रांतिकारी आंदोलन भी एक तरफ से जो है पूरे कर चुके हैं 1930 तक। यहाँ जो है हम गांधीवादी आंदोलन और संवैधानिक विकास के क्रम में 2 टॉपिक करेंगे, जिसका नाम होगा एक स्वराजवाद पार्टी और दूसरी कौन सी होगी? आपके साइमन कमीशन। साथ ही साथ इसमें लाहौर अधिवेशन भी देख लेंगे, छोटी छोटी घटनाएं हैं उनको भी कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको जो भी यहाँ पर बताया जाएगा, जो भी लिखा हुआ है, उसका PDF आपको है कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपका सिर्फ काम क्या होने वाला है?
जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है वीडियो को लाइक और पूरी क्लास को देखना है। अगर आपको लगे कि जो है इसमें मेहनत की गई है, कंटेंट वैल्यूबल है और गुणवत्ता है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ में जुड़िएगा। और ये PDF के लिए जो है आपको टेलीग्राम चैनल जो क्या है ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो हमारी स्ट्रेटजी का पूरा हिस्सा होता है कि सबसे पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद में क्या करना है आपको, एक बार जो है 1 हफ्ते के अंदर ये PDF पढ़ना है। देन इसके बाद में आपको रिवीजन टेस्ट देने हैं। क्या देने हैं, रिवीजन टेस्ट देने हैं। वादा नहीं भाई, पूरी गारंटी ही है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। फॉलो करके देखिएगा, जितना बताया जा रहा है वो कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। कोई भी इसका किसी भी प्रकार का कहीं भी शुल्क लगने वाला नहीं है, 1 भी रुपये जो है आपसे नहीं लिया जाएगा कहीं की, ये भी गारंटी है। चलिए अब जो है हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और 5 मिनट हमारी जो है चर्चा हुई। चलिए स्वराज्य से पूर्ण स्वराज्य तक की बात करते हैं। पूर्ण स्वराज्य की थोड़ी सी मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ। ये जो पूर्ण स्वराज्य है ये आगे चल कर के जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 का लाहौर अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन है। अभी तक क्या कर रहे थे, स्वराज की मांग कर रहे थे। अब जो है पूरी तरीके से स्वराज चाहिए, यानी कि अंग्रेज भागना ही चाहिए। ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में शुरू की जाएगी और स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य से जो क्या बनाई जाएगी, स्वराज पार्टी बनाई जाएगी। हालांकि स्वराज प्राप्त करने का उद्देश्य ये बहुत पहले से चल रहा है, 1905 से ही जो है लगातार कांग्रेस में चल रहा है। हम समय समय पर इसकी क्या है चर्चा करते रहे। होम रूल आंदोलन भी जो है यही स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही था। तो चलिए देखते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी बात करोगे तो इस फील्ड में अपना जो है पर्याप्त एक्सपीरियंस है। जो भी आपको जानकारी दी जाएंगी वह अनुभव से युक्त होंगी। इस बात की जो है कोई भी झूठा नहीं साबित कर सकता। एग्जाम जो है, एग्जाम बॉडी है वो हमारी योग्यता जो है सिद्ध कर चुकी हैं, इसीलिए जो है आपके सामने प्रस्तुत हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने। अगर प्रश्न देख करके मजा आए, टेस्ट जरूर दीजिएगा और अपना सिद्ध कीजिएगा कि हमने जो है 100% मेहनत कर रहे हैं। तो टेस्ट जरूर देना है टेलीग्राम पर। डेली टेस्ट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता तो एक टेस्ट जो होता है हमारा सुबह 6:30 पर क्या होता है, ये रिवीजन टेस्ट रहता है। और जो डेली क्लास के आधार पर जो टेस्ट होता है वह होता है आपका 9:10 पर जो है डेली टेस्ट होता है। तो इनको ज्वाइन कीजिएगा। थोड़ा सा हमारे पास में भी समय का अभाव है। जिस दिन जो है ये नेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो देखना रंग ही बदल देंगे। परीक्षा आने दीजिए भाई, अपनी भी जो है हम हुनर जो है दिखाएंगे सभी लोगों को, वो सब फ्री में दिखाएंगे। प्रश्न है हमारे पास में जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज्य पार्टी के निर्माण के लिए, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा पॉज करेंगे। चलिएगा, आपसे जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने स्वराज्य पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। तो अभी हमने जो है चीजें देखी कि एक दल जो था क्या था, परिवर्तनवादी दल था। एक क्या था जो क्या चाहता था, क्या आ गया भाई, एक दल क्या चाहता था, कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन चाहता था। और वो जो क्या था, परिवर्तनवादी दल था। और परिवर्तनवादी में 2 नाम हमने बताए थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक CR दास। तो इन्होंने जो क्या कर दिया था, कांग्रेस की जो पद था, चितरंजन दास ने क्या कर दिया था, उसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। और ये त्याग पत्र कब की बात है फ्रेंड्स, जो 1922 में क्या हुआ था, गया अधिवेशन हुआ था। उसमें बाद में जो है यहाँ पर दूसरे लोगों ने अध्यक्षता की हुई थी, शायद मदन मोहन मालवीय ने की थी। और CR दास ने जो है यहाँ से त्याग पत्र दिया था और एक नया पार्टी बनाया हुआ था। उस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। तो अभी आगे चल करके देखेंगे विट्ठल भाई पटेल जो है स्वराज पार्टी के क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। मोतीलाल नेहरू भी जो है क्या है, इनके समर्थक हैं, लेकिन त्याग पत्र नहीं दिया हुआ था। आगे तक बम्बई के बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता को। चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो
देखिएगा कि चित्तरंजन दास ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दिया हुआ था और गया अधिवेशन के क्या है ये अध्यक्ष थे। 1922 का गया अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे और विवाद हुआ विधानमंडल में प्रवेश का। और जो है कांग्रेस की नीति क्या करती थी, असहयोग की नीति थी, तो विधानमंडल में जो है प्रवेश इनका नहीं हो सकता था। इस बात पर विवाद हुआ और इन्होंने क्या दे दिया, 1 जनवरी 1923 को क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। सी आर दास के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान दीजिएगा कि इन्हें जो है देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी आर दास को जो है देश बंधु कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। उन्होंने परिषदों को अंदर से नष्ट करना है। उन्होंने कहा था कि परिषदों को जो है अंदर से नष्ट करना है। दरअसल ये जो क्या होती थी, केंद्रीय विधानसभा होती थी, क्या होती थी, जो केंद्रीय विधानसभा होती थी, इनका मत था कि हमें जो है यहाँ से असहयोग नहीं करना चाहिए, चुनाव में भाग लेकर के यहाँ पहुँचना चाहिए, फिर उन परिषदों को हम क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर आगे चल करके ये क्या बनाएंगे, स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे। तो जिसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए त्याग पत्र दिया था उस व्यक्ति का नाम क्या है, चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास के बारे में ध्यान रखना, देश बंधु की उपाधि कई बार इनसे पूछी गई है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या हैं, गुरु भी हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया हुआ था। तो आप बताएंगे कि देखिएगा स्वराज पार्टी का गठन जो है दो लोगों ने मिलकर के किया हुआ है। एक जो है सी आर दास हैं, दूसरे कौन है, मोतीलाल नेहरू है। तो इन लोगों ने क्या किया है, स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ है। और ये गठन फ्रेंड्स से कब किया गया है, आप बात करें तो ये 1923 में जो है इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार के अंदर घुस करके असहयोग करना और स्वराज की मांग को क्या करना, महत्वपूर्ण बनाना। और स्वराज पार्टी देखिएगा सभी डिटेल में आपको आगे चल करके बताता हूँ। तो किसने बनाई हुई थी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है यह स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है जो बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार की गई है। आपको ये फैक्ट सीधे से आपको ध्यान रखने हैं। देखिएगा स्वराज पार्टी की हम बात करें तो कहाँ पर गठन किया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, विधायी राजनीति, मतलब कि अंग्रेजों की विधानसभा में क्या करना, घुसना। किसने जो है इसका निर्माण किया हुआ था, तो आप बताएंगे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने निर्माण किया था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो सी आर दास इसके अध्यक्ष बने थे और सचिव कौन बने थे, मोतीलाल नेहरू बने हुए थे। तो ये क्या था, पार्टी का स्ट्रक्चर था। लेकिन इनके चुनाव का जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे विट्ठल भाई। असहयोग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो है शून्यता को भरने के लिए इस पार्टी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। दरअसल असहयोग आंदोलन क्या हो गया था फ्रेंड्स, पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था, असफल हुआ था। तो उसकी शून्यता को भरने के लिए क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन इस दल में शामिल नहीं था। तो जो स्वराज पार्टी ने, किसने, जो स्वराज पार्टी ने दल बनाया हुआ था उसी दल को क्या कहते हैं, स्वराज दल के नाम से जाना जाता है। और इसके गठन किसने किया हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन दो लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का 1923 में गठन किया था। कहाँ पर किया था, तो आप बताएंगे कि इलाहाबाद में जो है इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो इसमें कहता है कौन से व्यक्ति थे जो शामिल नहीं थे। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है चित्तरंजन दास तो शामिल हैं, विट्ठल भाई पटेल भी आगे चल करके क्या बनेंगे, इसी पार्टी में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये भी हैं। श्रीनिवास अयंगर भी जो है इसमें शामिल थे, परंतु सी राजगोपालाचारी जो है इसमें शामिल नहीं थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्वराज पार्टी के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना है, बाकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा कि सी राजगोपालाचारी जो है इस पार्टी में शामिल नहीं थे। कांग्रेस का विभाजन जो है वही थे दो दल, एक परिवर्तनवादी था और एक क्या था, अपरिवर्तनवादी था। जो परिवर्तनवादी में थे वो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल जो है ये लोग थे। अपरिवर्तनवादी में राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल थे। इनका मकसद क्या था कि कांग्रेस जो है क्या करेगी, सरकार के अंदर प्रवेश करेगी और ये सभी क्या करेंगे, वहाँ पर जो है असहयोग प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे। तो बाकी ये जो है आगे चल करके दास पैक्ट हो जाएगा तो सब मिल जाएंगे फिर से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सी राजगोपालाचारी किस दल में थे, गैर परिवर्तनवादी में थे, यानी कि स्वराज दल में शामिल नहीं थे। ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यों, थोड़ी से ध्यान रखिएगा, जो लोग
गांधी जी की नीतियों से सहमत थे उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया था, और जो गांधी की नीतियों से सहमत नहीं थे उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया था। तो ये लोग कौन, ये जो अपरिवर्तनवादी हैं, ये लोग गांधी के रचनात्मक कार्यों, खादी अस्पृश्यता निवारण में विश्वास रखते थे और चुनाव के क्या थे, खिलाफ थे। कौन? अपरिवर्तनवादी। और जो चुनाव का समर्थन कर रहे थे वो क्या थे, परिवर्तनवादी थे। इस बात को आप ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका जो है अगले दिन आपका क्या मिलेगा, समाधान मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल में आपको जो है वहाँ पर भी मिलता रहेगा। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुई थी? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता जो है आपका 1916 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1923 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है फ्रेंड्स अगस्त 1920 को हुई थी, यानी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो कौन सी घटना सबसे पहले हो जाएगी? तो दिए गए ऑप्शन में लखनऊ समझौता जो है सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लखनऊ समझौता किसको लेकर के हुआ था? दो लोगों को लेकर के हुआ था। एक तो कांग्रेस का जो नरम दल था और गरम दल था, वो दोनों लोग आपस में मिल गए थे। दूसरी तरफ ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके मध्य में भी समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग ने जो है स्वशासन की मांग को स्वीकार किया था, और जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया था, आरक्षण को स्वीकार कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि लखनऊ जो है समझौता 1916 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, तिलक की मृत्यु जो है 1920 में 1 अगस्त को, और स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। याद रखें, लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ कि लखनऊ समझौता के 2 पहलू थे। एक जो है कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के अंदर ही था, एक कांग्रेस के बाहर मुस्लिम लीग के बीच में था। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला हमारे पास में प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का क्या किया था, समर्थन किया था? तो देखिएगा, स्वतंत्रता से पहले अगर बात करें कि किसने विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स कौन थे? ये अपरिवर्तनवादी थे, यानी कि गांधी की जो है मूल नीति में विश्वास करते थे। तो ये स्वराज्य में जाएंगे ही नहीं, तो ये जो है नहीं होने वाले हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी जो है गांधी के अनन्य अनुयायी थे, तो ये भी नहीं जाने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, ये भी नहीं जाने वाले। इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन के समय जो है बिहार में अपनी क्या कर दी थी फ्रेंड्स, वकालत छोड़ दी हुई थी हाई कोर्ट से। तो जिन्होंने समर्थन किया था स्वराज पार्टी का, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्यवादियों के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनाया था ताकि सरकार के बजट को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो स्वराज्य पार्टियों ने जो है क्या किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट किया हुआ था। स्वराज्यवादियों की जीत होती है। उन्होंने 1923 के चुनाव में 101 सीटें जीती और 42 में से 42 सीटें जीत कर सबको चौंका दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जो स्वराज्य पार्टी थी, कौन थी? स्वराज पार्टी, जो कि कांग्रेस से अलग हुई थी। और वो क्यों अलग हुई थी? चुनाव में शामिल होने के लिए। और वह चुनाव में क्या होती है, शामिल होती है। कुल 101 सीटें रहती हैं, इनमें से क्या करती है वो 42 सीटें जो क्या कर लेती है, जीत लेती है। और 42 सीटें जीत करके क्या बनती है, सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है स्वराज पार्टी। और इन्हीं का जो है प्रधानमंत्री बनता है, जिसका नाम है विट्ठल भाई पटेल, जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? ये प्रश्न को जो है हम पहले भी क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। जो चित्तरंजन दास है, इन्हें क्या कहा जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर को किस नाम से जानते हैं? आज़ाद के नाम से जो है जाना जाता है। एनी बिसेंट जो है, इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का संचालन किया था। साथ ही साथ अपने होम रूल लीग आंदोलन के लिए भी ये जो है जानी जाती हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहते हैं। और इन्हें अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा हुआ था। इन्हें जो है राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा हुआ था। इनके आगे महात्मा नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लगाया हुआ था। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। चलिए इनका उत्तर हो जाएगा सही, चित्तरंजन दास। और
देश बंधु के नाम से फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और थोड़ी सी चीज़ें ये दोनों पूछे जाते हैं। दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो CF है एंड्रूज हैं, इन्हें दीन बंधु कहा जाता है। अब ये तो आपको पता होगा, लेकिन दीन बंधु यह उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी हुई थी। क्या है? दीन बंधु की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी हुई है। और जो एंड्रयूज हैं, ये चार्ली एंड्रयूज एक पत्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। चार्ली एंड्रयूज ये अंग्रेज गांधी जी के क्या थे? मित्र थे, और ये बड़े पत्रकार भी थे। तो इन्हें जो है दीन बंधु की क्या दी हुई थी? गांधी जी ने उपाधि दी हुई थी। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दीनों का बंधु, यानी गरीबों का जो है मित्र है उसे दीन बंधु कहा जाता है। जो देश का मित्र है उसे क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। दीन बंधु जो है चार्ली एंड्रयूज को कहा जाता है। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा लेट जो है क्या है अपन का शो हो रहा है यहाँ पर चीजें। ये कौन से नंबर का हो गया? ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ चुनाव थी, लेकिन स्लाइड नहीं है। 6 कौन से नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न अपन ने कर लिया चंद्रशेखर वाला। 7 नंबर का प्रश्न है स्वराज्य। चलिए आ गया। इतना मतलब लेट चलता थोड़ा सा शो होने में। प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, यह घोषणा जो है चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि इन्हें जो है देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और ये इन्हीं का कथन है कि स्वराज्य जो है जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो चित्तरंजन दास जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर कुछ और बातें करें, देख लेते हैं यहाँ पर कि CR दास का मानना था कि स्वराज्य का अर्थ केवल शासकों का बदलना नहीं, बल्कि असली शक्ति किसानों और श्रमिकों के पास में होना चाहिए। और ये इन्हीं का नारा भी है कि स्वराज्य जो है आम लोगों के लिए है। ये नारा किसके लिए है? देखिएगा, 2 बातें बताता हूँ। अगर आपसे पूछे स्वराज्य के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। नारा के बारे में बात कर रहा हूँ कि शायद पूछे ऐसा किसने कहा हुआ था कि यह जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जो है क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बात किसने कही हुई थी? तो आप क्या बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है ये बात कही गई थी। और स्वराज जो है ये किसके लिए है? आम लोगों के लिए है। यह किसने कहा हुआ था? स्वराज जो है आम लोगों के लिए है। यह नारा किसके लिए है? किसने दिया हुआ था? ये CR दास द्वारा जो है नारा दिया गया था, चित्तरंजन दास द्वारा दिया गया था। चित्तरंजन दास कौन है? देश बंधु के नाम से विख्यात है, नेताजी के गुरु हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा प्रश्न जो है यहाँ पर कांग्रेस लिखेंगे, क्या कहेंगे? कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी, तो देखिएगा ज़्यादातर ये प्रश्न जो है आप समझिएगा, वही चीज़ है, वही जो कांग्रेस क्या हुआ था, कांग्रेस का पहले दल था, कांग्रेस का दल था। और कांग्रेस जो क्या करती थी? असहयोग की नीति पर काम कर रही थी, असहयोग की नीति काम कर रही थी। इसलिए जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, जो कि 1919 के अधिनियम के रूप में जानी जाती है, ये 1919 का अधिनियम इसी के तहत बना हुआ था। तो यानी कि 1919 के अधिनियम का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कांग्रेस नेता। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है एक दल क्या था? ऐसा था जो क्या कर रहा था? इन चुनावों का जो है खास तौर से जिसके तहत चुनाव होने थे, उनका क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था। तो यही प्रश्न पूछा है कि जो लोग क्या कर रहे थे, इस बात का समर्थन कर रहे थे। प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की निंदा करने पर कई नरमपंथियों द्वारा जो एक अलग पार्टी बनाई गई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम जो है आपको बताना है। तो उस पार्टी का नाम है इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन जो है लिबरल फेडरेशन, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पार्टी भी बनी हुई थी। ये पार्टी जो है CR दास द्वारा बनाई गई थी, जो कि उग्र रूप वाले थे। क्या थे? उग्र रूप वाले थे। क्या समझ में नहीं आई चीजें? चलिए हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी भाई होना चाहिए। जो गांधी जी का क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है।
असहयोग की क्या हुई, असफलता हुई। असहयोग आंदोलन की क्या हुई, असफलता हुई। कांग्रेस के अंदर जो है दो खेमा बने, जो क्या है, एक जो है क्या है, परिवर्तनवादी हैं, परिवर्तनवादी हैं, ठीक है, और जो क्या है, परिवर्तन नहीं चाहते, अपरिवर्तनवादी हैं, अपरिवर्तनवादी हैं। अब ये जो परिवर्तनवादी हैं क्या है, जो परिवर्तनवादी हैं, इसमें भी दो विचार हैं, एक गर्म स्वभाव वाले हैं, एक नरम स्वभाव वाले हैं। क्या है, नरम स्वभाव वाले। तो जो गर्म स्वभाव वाले थे इन्होंने क्या बनाई, स्वराज पार्टी बनाई। क्या बनाई, स्वराज पार्टी। जो नरम स्वभाव वाले थे इन्होंने क्या बनाई, इंडियन इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन का निर्माण किया। और ये जो है अपरिवर्तनवादी, ये उसी में रह जाए, ठीक है। अब जो ये नरम वाले थे इसमें नाम आता है तेज बहादुर सप्रू का, तेज बहादुर सप्रू का, मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय का, एम.आर. जयकर का। तो ये लोग जो है इसमें आ जाते हैं। तो अब आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो स्वराज पार्टी 1923 में बनी हुई थी गर्म स्वभाव वालों द्वारा। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि जो नरमपंथी नेता थे उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है नरमपंथियों द्वारा। तो कौन सी बनाई गई थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन का निर्माण किया गया था। देखिएगा व्याख्या देखेंगे, इंडियन लिबरल फेडरेशन। जब कांग्रेस ने 1918 के सुधारों को असंतोषजनक बताया तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अलग होकर के इस फेडरेशन की स्थापना की हुई थी। इसमें जो तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, श्रीनिवास शास्त्री भी थे। तो ये पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, मुख्यतः जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। और बात करें तो और नाम में आपका एम.आर. जयकर साहब हो जाएंगे, और तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे, और बात करें श्रीनिवास शास्त्री हो जाएंगे। तो ये कौन थे, ये नरम वाली पार्टी के थे, जो नरमपंथी नेता थे, लेकिन कांग्रेस की जो मतलब असहयोग की नीति से क्या थे, समर्थक नहीं थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अभी मैंने जो है स्लाइड देखी नहीं हुई है, इसका जो है बुरा असर पड़ रहा है, लगता है मुझे आगे कैसा होगा सिस्टम। चलिए ठीक है, आगे से ही वही। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें जो है हम क्लियर करेंगे। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस के कड़े रुख के कारण उदारवादी टूट गए। तो वही वाला प्रश्न है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कौन सी पार्टी बनाई हुई थी, इंडियन लिबरल जो है फेडरेशन बनाया गया था। वही उदारवाद में द्वारा अलग होकर के इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया गया था। व्याख्या देख लीजिएगा, वही है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है विभाजन का कारण था 1918 के सुधार। क्या सुधार, ये समझ में नहीं आ रहा क्या यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिएगा, जो अंग्रेज थे यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, 1917 में क्या है, एक घोषणा आती है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा। और इसी में जो क्या थे, कुछ सुधार जो है, भारत के लिए कुछ सुधार की बात कही गई थी। और ये मॉन्टेग्यू घोषणा जो है अगस्त 1917 में आती है। मॉन्टेग्यू जो है ये क्या थे, भारत के सचिव थे। कौन थे, भारत सचिव थे। तो ये क्या करते हैं, कुछ सुधारों की घोषणा करते हैं। तो इन्होंने घोषणा की हुई थी, यही घोषणा आगे चल कर क्या बन जाती है, 1919 का अधिनियम बन जाती है। क्या बन जाती है, 1919 का अधिनियम। और इसके सुधारों में जो खास बात थी वो ये थी, चुनाव जो है, चुनाव की बात कही गई थी इनमें। चुनाव में जो है विधानसभा के चुनाव करवाए जाने थे। तो कई लोग क्या कर रहे थे, इन चुनावों का क्या कर रहे थे, अब विरोध कर रहे थे। तो जो लोग ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना चाहते वो विरोध करेंगे, कई लोग इनका जो क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। तो इन समर्थन में देखें तो इसी बात को लेकर कांग्रेस में जो है बंटवारा हुआ था एक। तो इस बंटवारे में अगर बात करें तो जो गर्म पार्टी वाले लोग थे उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली आगे चल करके, और जो नरम पार्टी वाले लोग थे जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह, उन्होंने क्या बना लिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन बना लिया। चलिए आई होप अब चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई ज़रूर बताइएगा। मैं जो है इन चीज़ों को पढ़ चुका हूँ, मेरी जो है इनमें गहराई है, मैं समझाने में सच्चा हूँ, मैं समझा सकता हूँ आपको। तो बताइएगा जो भी दिक्कत हो। यह कांग्रेस का दूसरा बड़ा विभाजन था। 1907 में क्या हुआ था, पहला विभाजन हुआ था। तो चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है क्या बनते हैं, इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि
16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो देखिएगा, आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि जो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई गई थी, इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी जो है यह मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है फ्रेंड्स शामिल नहीं थे, ये कांग्रेस के साथ में थे। परिवर्तनवादियों में बात करें तो एक मदन मोहन मालवीय भी जो है इंडिपेंडेंट पार्टी बना रहे हैं। फिर से अपन जो है कर लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो सुधारों का क्या करना चाहते हैं। देखिएगा, 1919 के अधिनियम जो आया हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, यानी कि सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में बात करें तो असहयोग कौन कर रहा है? इन सुधारों का मतलब विरोध कौन कर रही है? चलिए ठीक है, 1919 का जो अधिनियम आया हुआ है इसमें बहुत सारे सुधार हैं, ठीक है। इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इनका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, इनका विरोध कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनका स्वागत कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे विरोध करने वाली में जो है मुख्यतः इंडियन नेशनल कांग्रेस है। क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और जो स्वागत कर रहे हैं वो कौन से हैं? जो स्वागत करने वालों में नाम आता है, एक नाम है मोतीलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का, और एक नाम है CR दास का, और एक नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, तेज बहादुर सप्रू का। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिएगा, इन लोगों ने क्या किया, एक और है मदन मोहन मालवीय भी है, मदन मोहन मालवीय भी है। तेज बहादुर सप्रू और इन लोगों ने क्या बनाई, इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया। क्या बनाया फ्रेंड्स? इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया। समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना भाई टिक करके आगे भी बढ़ सकता था। चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखें। इन लोगों ने क्या बनाया, इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया। और जो मोतीलाल नेहरू और CR दास हैं, इन लोगों ने क्या बनाया, इन लोगों ने जो पार्टी बनाई उसका नाम था आगे चल करके स्वराज पार्टी। क्या बनाई? इन लोगों ने जो बनाई हुई थी स्वराज पार्टी थी। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, इन दो लोगों ने क्या बनाई थी, इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई हुई थी। कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट पार्टी जो है बनाई हुई थी। तो क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? फ्रेंड्स, बहुत चीज़ें जटिल होती हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर जो है हमें बताइएगा। तो यही प्रश्न है कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, इसमें कौन शामिल नहीं था? तो मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू ये शामिल थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका C ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आपसे जो है जवाहरलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस पार्टी का निर्माण मदन मोहन मालवीय और किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के भीतर अपरिवर्तनवादी खेमे के करीब थे, हालांकि बाद में वह स्वराजवादियों के विरोधी नहीं रहे थे, क्योंकि आगे चल करके स्वराजवादी पार्टी मिल जाएगी कांग्रेस में। तो क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। देखिएगा, हमने अभी पढ़ा था कि एक थी स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था, 1923 में। इस पार्टी ने 1923 में जो क्या लिया, चुनाव में भाग लिया। और जो विधानसभा की पूरी सीटें थी वो कितनी थी? 101। 101 में से 42 सीटें क्या कर लेती है, जीत लेती है, यानी कि बहुमत इसका था। तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? इसी का। तो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वराज पार्टी ने किससे बनाया हुआ था? विट्ठल भाई पटेल को जो है बनाया हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चित्तरंजन दास जो है इस स्वराज पार्टी की जो शुरुआत में क्या बने थे, अध्यक्ष बने हुए थे। मोतीलाल नेहरू सचिव बने हुए थे। वल्लभ भाई पटेल जो है ये इसमें शामिल नहीं थे। चलिए देख लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल, स्वराज्य की महान ये उपलब्धि थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में जो है इन्होंने जीता था ये, और प्रथम भारतीय क्या बनते हैं, ये उसके अध्यक्ष बनते हैं, जो विधानसभा थी अंग्रेजों की। देखिएगा, अगर ये चीज़ नहीं आपको समझ में आ रही है अंग्रेजों का कानूनी ढांचा कैसा होता है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में जो है शासन कैसे चलता था, अंग्रेज भारत में शासन
कैसे चलाते थे, तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान से समझिएगा। भारत में अंग्रेज शासन कैसे चलाते थे, तो इसके लिए जो है एक क्या होता था, भारत सचिव होता था। क्या होता था, इसके लिए जो है एक भारत सचिव होता था, भारत सचिव होता था। और इसके लिए क्या होती थी, भारत सचिव प्लस जो है उसकी क्या होती थी, परिषद होती थी। और ठीक है, एक जो क्या होता था भारत के अंदर गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, और इसकी क्या होती थी, परिषद होती थी, गवर्नर जनरल और परिषद होती थी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये कहाँ पर होती थी, ये भारत के अंदर होती थी। कहाँ पर होती थी, भारत के अंदर। और ये कहाँ पर होती थी, ये इंग्लैंड में होती थी। ये क्या होती थी, इंग्लैंड में होती थी। ठीक है, अब भारत में इसको सलाह देने के लिए, गवर्नर जनरल और परिषद को सलाह देने के लिए क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। क्या थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली थी, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद थी। क्या थी, इसको सलाह देने के लिए केंद्रीय विधान परिषद थी, विधान परिषद थी। और इसी परिषद में जो है क्या है, ये इसी के जो है 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव होने थे। और यहीं पर जो है विट्ठल भाई पटेल क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो इसी में जो है यहाँ पर कुल जो है 101 सीटें थी, जिनमें से 42 सीटें जो है किसने जीत ली हुई थी, स्वराज पार्टी ने जीत ली हुई थी। ठीक है, तो ये मामला है। बाकी पूरे कार्य जो है वो सरकार जो होती थी ये होती थी, मतलब जो निर्णय लिए जाते थे भारत में इसके द्वारा लिए जाते थे। लेकिन इनके जो है अंग्रेज इस प्रकार से व्यवस्था बनाए हुए थे कि यहाँ पर जो है भारतीयों का बहुमत नहीं होने देते थे। मैंने पिछले 1919 के 9 के अधिनियम के तहत बताया हुआ था आपको इस चीज़ के बारे में, कैसा सिस्टम उन्होंने बना रखा था। तो चलिए अगले प्रश्न की हम जो है चर्चा करते हैं। तो ये हो जाएगा, विट्ठल भाई जो है पटेल बनते हैं वहाँ पर 1925 में जो है इनकी जीत होती है। यह संसदीय राजनीति में भारतीयों की पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर बजट को अवैध तक घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन बहुमत नहीं होगा भाई, फिर भी इनके पास में 42 सीटें जरूर हैं, लेकिन सब मिलाकर के बहुमत जो है अंग्रेजों के पक्ष में होता था। तो ये वास्तविक स्वशासन नहीं था। आगे चल करके बात करेंगे। प्रश्न है कि साइमन कमीशन के, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। अब फ्रेंड्स इस प्रश्न को जो है समझने के लिए आपको ध्यान से चीज़ों को क्या करना है, समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिएगा भारत में क्या आता है फ्रेंड्स, 1919 का अधिनियम आता है। क्या आता है, 1919 का भारत में क्या आता है, अधिनियम आता है। और इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान थे, और एक प्रावधान इसमें था, ये था कि इसमें लिखा हुआ है कि इस अधिनियम ने भारत में कितनी प्रगति की। क्या कि इस अधिनियम ने भारत में कितनी प्रगति की, इसकी जांच करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा। और इसी के आधार पर जो है भारत में क्या किया जाएगा, दूसरा कानून भेजा जाएगा। और उस कानून में जो है भारत के लिए क्या किए जाएंगे, और ज़्यादा सुधार किए जाएंगे, सरकार बनाने के बगैर सोचा जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में 1919 में अधिनियम आया था। तो ये आयोग कब आना चाहिए था, 1929 में आना चाहिए था, 1929 में आना चाहिए था। लेकिन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी ज़्यादा चल रही थी कि यह कमीशन, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं, ये 1928 में ही आ गया। कब आ गया, एक साल पहले ही आ गया, 1928 में। अब देखिएगा जो आयोग आया हुआ था। तो अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो आपको समझ में आया साइमन कमीशन, या हिंदी में बोले तो साइमन आयोग क्यों आया हुआ था। तो आप कहेंगे 1909 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो एक अध्यक्ष था, और जो है को टोटल जो है इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये 7 सदस्यीय एक आयोग था, यानी कि 1+6 होंगे, 1+6 होंगे। और इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था, उसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, जो है इसका अध्यक्ष था। अब इसमें सभी के सभी जो सदस्य थे वो क्या थे, अंग्रेज जो है सभी के सभी सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो 7 के 7 सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे, इसलिए श्वेत कमीशन कहा जाता है। कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध किया। क्या कर लिया, विरोध किया। इसी में साइमन गो बैक का क्या दिया गया था, नारा दिया गया था। कांग्रेस ने विरोध किया, कुछ लोगों ने स्वागत किया था, अभी हम उनकी भी बात करेंगे जिन लोगों ने स्वागत किया था।
इसी का विरोध करते समय, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो इसी का विरोध करते समय 1929 में लाहौर में जो है लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और यहीं पर लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो चलिए अब यहाँ पर जो है कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे। ऐसा किसने कहा हुआ था? ऐसा इरविन ने कहा हुआ था, जो गवर्नर जनरल था भारत का, इसका नाम था लॉर्ड इरविन। उसने कहा था कोई भी सदस्य को भारतीय न रखा जाए। चीजें समझ में आ रही हैं? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न पूछा है कि जो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1919 के अधिनियम के पुनरीक्षण के लिए। भाई ऐसा क्यों? जन आंदोलन इसलिए हुआ था, विरोध करने के लिए, इसके विरुद्ध में हुआ था। तो इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए क्या किया गया था? जन आंदोलन किया गया था। इसका ये जवाब जो है सही होगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर चीजें ध्यान से समझी हुई हैं तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको। साइमन कमीशन का इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि यहाँ पर कोई भी सदस्य क्या था? भारतीय नहीं था। इसका गठन जो है, ध्यान रखना, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? नवंबर 1927 में किया गया था। लेकिन ये भारत कब आया था? भारत कब आया था? 1928 में आया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। गठन इंग्लैंड में हुआ था इस आयोग का, लेकिन भारत में आएगा ना ये तो 1928 में आया हुआ था। इसका उपनाम क्या है? व्हाइट मैन कमीशन, यानी कि श्वेत कमीशन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सभी के सभी सदस्य इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। और इसमें नारा कौन सा दिया गया था? तो यहाँ पर देख रहे होंगे साइमन गो बैक का जो है इसमें नारा दिया गया था। तो साइमन गो बैक का नारा, प्रश्न ध्यान रखना, यूसुफ मेहर अली द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। यूसुफ मेहर अली द्वारा क्या की गई थी? साइमन गो बैक नारे की रचना की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारतीय अपना संविधान बनाने के काबिल नहीं है, इसलिए किसी भारतीय को शामिल नहीं किया हुआ था। ठीक है, क्यों नहीं शामिल किया हुआ था? इसलिए ये शामिल नहीं किया हुआ था क्योंकि भारतीयों की इतनी काबिलियत नहीं मानते थे। यही आगे चल करके चैलेंज करेंगे भारतीयों को, तब नेहरू रिपोर्ट बन करके तैयार होगी। अभी आगे देखेंगे। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो देखिएगा, अगर चीजें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन है, कौन सा देश है? ब्रिटेन। वहाँ पर दो पार्टियां होती हैं। कितनी पार्टियां होती हैं? एक जो है वहाँ पर उदारवादी पार्टी होती है। कौन सी पार्टी? तो यहाँ पर समझ लेते हैं। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में मुख्यतः दो पार्टी हैं। कितनी पार्टी हैं? दो पार्टी हैं। एक जो है कंजर्वेटिव पार्टी है। कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी है। और एक जो है उदारवादी पार्टी है। उदारवादी पार्टी को इंग्लिश में लिबरल पार्टी कह दिया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें ये लिबरल जो है, या लिबरल की बात करें, लिबरल या उदारवादी पार्टी, तो ये मजदूरों और किसानों की हमेशा बात करती थी। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जो वहाँ पर साइमन कमीशन बना हुआ था तो उसमें कितने लोग जो है सदस्य थे? तो इस साइमन कमीशन में जो है अगर बात करें तो इसमें जो सर जॉन साइमन है वह लिबरल पार्टी का ही था। जो ये साइमन था, जो अध्यक्ष था आयोग का, अध्यक्ष था वो किसका था? लिबरल पार्टी का ही था। और बाकी जो है उसमें लोग जो कैसे थे? कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो चलिए अब देखते हैं, प्रश्न को हमारा बन जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो ये प्रश्न है, उदारवादी दल का कौन सा था? तो ये बात आपको क्या करनी है? बतानी है। तो सर जॉन साइमन जो इस आयोग का क्या था? अध्यक्ष था। वही क्या था? इसका उदारवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। बाकी जो है जो ये क्लाइमेट, देखिएगा क्लाइमेट मेजर एटली जो है, तो अभी देखिए व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, वहाँ और समझ में आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे कि सर जॉन साइमन जो है ये कैसे लिबरल पार्टी के थे। क्लाइमेट एटली बाद में प्रधानमंत्री बने थे, जो लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो क्लाइमेट जो एटली है यह भी लेबर पार्टी से थे। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है क्लाइमेट एटली? देखिए क्लाइमेट एटली जो है आपके ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पर मेजर एटली था, तो वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर कौन है? मेजर एटली है, लेकिन क्लाइमेट एटली भी जो है इसी पार्टी से थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल में यहाँ सर जॉन साइमन सही होगा।
साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो आपका जवाब होगा कि यह 1928 में भारत में आया था। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो यह सुझाव किसने दिया हुआ था कि भारतीयों को इसमें शामिल न किया जाए? तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड इरविन के जो है ये लॉर्ड इरविन क्या थे? तत्कालीन भारत के क्या थे फ्रेंड्स? ये गवर्नर जनरल थे। और इस समय पर जो भारत के सचिव थे वो कौन थे? बर्किनहेड थे। कौन थे? बर्किनहेड जो है इस समय पर सचिव थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इन्होंने कहा हुआ था कि किसी भी भारतीय को इसमें शामिल न किया जाए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। जेम्स फोर्ड जो है ये 1919 के अधिनियम के तहत क्या रहते, मतलब इतने समय पर जो है यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल थे। चलिए देखते हैं व्याख्या आपसे जो पूछा जा गया है कि लॉर्ड इरविन के जो सुझाव पर जो है किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि भारतीयों को शामिल ना किया जाए। इसके विरोध में कांग्रेस ने 1927 से मद्रास अधिवेशन में मोहम्मद अंसारी की अध्यक्षता में जो हुआ था साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का जब भारत में आया था तो उसके विरोध का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? 1927 के मद्रास अधिवेशन में जो है ये निर्णय लिया गया था। इसी जो है में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का आयोग है साइमन कमीशन। और ये किस लिए आया हुआ है? भारत में जो है जांच करने के लिए आया हुआ है। और जांच किस लिए करना है? ताकि 1935 में जो है भारत अगला कानून जो है क्या किया जाए? बनाया जाए। तो साइमन कमीशन का इतना ज़्यादा विरोध होने के बावजूद भी ये अपनी रिपोर्ट देता है। और रिपोर्ट में प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है उसकी रिपोर्ट के संदर्भ में। इसने क्या कहा था? प्रांतों में जो है द्वैध शासन, इसने जो है प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार में बदलना। तो देखिएगा अगर 1919 के अधिनियम में फ्रेंड्स देखेंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा हुआ था। कब? पहले से जो लगा हुआ था, यानी कि 1919 के समय पर लगा दिया गया था प्रांतों में द्वैध शासन। इसको उत्तरदायी सरकार के रूप में बदलने की इसने क्या सिफारिश की हुई थी? तो यही बात जो है सही है। ठीक है, जो साइमन कमीशन ने कहा था कि प्रांतों में जो पहले से द्वैध शासन लगा हुआ है यहाँ से द्वैध शासन हटा दिया जाए और उत्तरदायी सरकार को जो है क्या कर दिया जाए? लागू किया जाए। और इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के उन्मूलन की बात नहीं की हुई थी। इसने कहा था कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया जाए और केंद्र में क्या किया जाए? द्वैध शासन लागू किया जाए। ये भी अपनी रिपोर्ट दी हुई थी। ठीक है, बाकी पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं कि प्रांतों में इसने क्या क्या अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ था। इसने कहा था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा हुआ है उसे खत्म कर दिया जाए और उसके स्थान पर क्या लाया जाए? आपका उत्तरदायी शासन या स्वशासन लाया जाए। बर्मा को क्या किया जाए? भारत से अलग किया जाए। संघीय संविधान बनाया जाए। ये किसकी रिपोर्ट में कहा गया था बातें? साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था। और यही रिपोर्ट तो आगे चल करके क्या बन गई? 1935 का अधिनियम बन गई थी। तो 1935 के अधिनियम में जो भी बातें थी वही साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। दरअसल समझिएगा थोड़ा सा और कि यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। 1900 क्या था? पहले 1919 का अधिनियम आया हुआ था। 1919 के अधिनियम की जांच करने और इसके आधार पर दूसरा कानून बनाने के लिए भारत में क्या भेजा गया था? साइमन कमीशन भेजा गया था। साइमन कमीशन भेजा गया था। साइमन कमीशन के जो है इसने बताया कि भारत में बहुत सारे गतिरोध हुए हैं, तो इसलिए जो है लंदन में क्या किए गए थे फ्रेंड्स? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो है साइमन कमीशन ने क्या किया था? श्वेत पत्र जारी किया था। और इसी श्वेत पत्र को क्या कर दिया गया? जब ब्रिटिश संसद में पारित कर दिया गया, ब्रिटेन की संसद में, तो यही आगे चल कर क्या बन गया? भारत शासन अधिनियम 1935 का कानून बन गया था। और यही कानून भारतीय संविधान में भी 60% से ज़्यादा जो है छाया हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन ने भारत का कितनी बार जो है दौरा किया हुआ था? तो आप क्या बताएंगे कि साइमन कमीशन ने फ्रेंड्स भारत में जो है 2 बार दौरा किया हुआ था। कब कब किया हुआ था? पहली बार ध्यान रखिएगा फरवरी या मार्च में कहिएगा, फरवरी मार्च 1928 में आता है। और दूसरी बार हम बात करें तो यह चला जाता है, इसका विरोध होता है, फिर जो है अक्टूबर 1928 में आता है। कब आता है ये? अक्टूबर
1928 में जो है दोबारा आता है, ठीक है, 29 तक रहा जाता है, 1929 तक रहता है। तो 2 बार जो है साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था। तो साइमन कमीशन जो है भारत में कब आता है? 2 बार आता है। पहली बार मार्च 1928 में, दूसरी बार अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक रहा था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है कब दी हुई थी? मई 1930 में दी हुई थी। और इसका विरोध करने के लिए नारा क्या दिया गया था? साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। और इन्हीं का विरोध करते हुए किसकी डेथ हो गई थी? लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाला लाजपत राय जो क्या हुए थे? घायल हुए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि भारत में कौन आया हुआ है? साइमन कमीशन आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है फ्रेंड्स? संविधान की मतलब 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए यह 1928 में भारत में आता है। और इसका विरोध जो है, इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। भारत में इसका क्या कर दिया गया? जमकर के विरोध किया गया। और इसके अगर विरोध की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये क्या करते हैं? लखनऊ के आसपास क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। और इसके अलावा जो है कांग्रेस क्या करती है? मद्रास का जो 1927 का अधिवेशन हुआ था उसमें जो है विरोध का निर्णय लेती है। और बात करें लाहौर में जो विरोध किया था वो लाला लाजपत राय ने मुख्यतः किया हुआ था, क्योंकि जो लाहौर का फ्रेंड्स कॉलेज था, लाहौर का जो कॉलेज था उस कॉलेज के गुरुजी थे कौन? लाला लाजपत राय। और उसी कॉलेज के भगत सिंह विद्यार्थी थे, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सभी लोग जो है वहीं पर रहते थे आसपास। राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, ये सभी लोग क्या थे? लाला लाजपत राय जी के स्टूडेंट थे। तो सभी लोगों ने मिलकर के विरोध किया था। यहीं पर जो है लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। किसने किया हुआ था? सॉन्डर्स ने जो है लाठीचार्ज किया हुआ था। तो बाद में उनके चेलों ने यानी शिष्यों ने जो है उनका क्या लिया था? बदला लिया था सॉन्डर्स हत्या करके। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अपन लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन का विरोध करते समय जब लाठीचार्ज उन पर किया गया था तब वो हुए थे। और इन्होंने कौन सा नारा दिया गया था? जीवन में कभी मत भूलना। अभी आगे देख लेते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में देखिएगा। साइमन गो बैक, ये जो है ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नारा दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 1928 को स्थान जो है लाहौर में। अंतिम शब्द क्या थे? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, तो ये नारा किसका है? या फिर ऐसा भी लिखा हुआ था, मेरे सर पर लाठियों के प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अंतिम कील साबित होंगे। तो ये नारा किसका है? लाला लाजपत राय जी का है। और इन्हीं का बदला लेने के लिए क्या किया था? भगत सिंह सभी लोगों ने मिलकर के सॉन्डर्स की हत्या की हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो फ्रेंड्स चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जब क्या किया गया? साइमन कमीशन का भारत में इतना भयंकर क्या हुआ? विरोध हुआ। साइमन कमीशन का क्या हुआ? भयंकर विरोध हुआ। तो जो तात्कालिक भारत सचिव थे जिनका नाम था बर्किन हेड, क्या नाम था? बर्किन हेड जो भारत सचिव हैं, ये भारतीयों को क्या करते हैं? कहते हैं कि अगर आप इतने योग्य हो तो एक खुद का छोटा सा संविधान बना करके तैयार कर दो तो हम समझ जाएंगे। यानी कि ये चुनौती देते हैं। इस चुनौती को जो कौन स्वीकार करता है? कांग्रेस क्या करती है? स्वीकार करती है। और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक जो है सर्वदलीय कमेटी बनाई जाती है। इसके लिए क्या बनाई जाती है? सर्वदलीय कमेटी बनती है, जो कमेटी इस बात का विचार करेगी कि संविधान कौन बनाएगा। तो इस कमेटी ने जो है जिसको ये जिम्मेदारी दी हुई थी, तो मोतीलाल नेहरू को जो है संविधान बनाने की यह जिम्मेदारी दी हुई थी। मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 में अपना संविधान बना करके तैयार किया था। ये भारत में बनाया गया पहला संविधान था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर मुख्य बात करूँ क्या क्या प्रावधान थे, तो 2 प्रावधान ध्यान रखना है। पहला, मौलिक अधिकारों की इसमें बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें स्वराज की बात की गई थी। इसमें डोमेनियन स्टेटस या स्वराज की बात की गई थी। तो इसी बात से जो है जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? गुस्सा हो जाते हैं मोतीलाल नेहरू से, अपने पिताजी से। मोतीलाल नेहरू जो हैं जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की बापू अब जो है ये समय स्वराज्य का नहीं, अब ये समय किसका है? पूर्ण स्वराज्य का है। इसीलिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था। तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो चलिए अब प्रश्न आपको जो है समझ में आएगा अच्छे से। पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई थी।
तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं, सब कुछ यही लिखा होगा तो पढ़ लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू, कारण क्या था? बर्केनहेड की चुनौती। बर्केनहेड कौन था? इस समय पर भारत सचिव था। उद्देश्य था भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। 1928 में क्या किया गया था? नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। याद रखें जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, अध्यक्ष जो है पिता मोतीलाल नेहरू थे इस कमेटी के। चलिए अगली बात करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो ये नेहरू रिपोर्ट में जो है औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। और नेहरू रिपोर्ट में अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। तो राजगोपालाचारी नहीं होगा, लेकिन मोतीलाल नेहरू के साथ में गोविंद वल्लभ पंत दिया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन जो है धोखा देने वाला है। जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम, तो उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू शामिल थे लेकिन जगजीवन राम नहीं थे। मोतीलाल नेहरू थे लेकिन गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू और जयकर थे। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो रहा है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा कि देखिएगा ऑप्शन के कारण जो है फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू अगर होता अकेले तो क्या हो, बात सही हो जाती है। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू होते, क्योंकि वो गोविंद वल्लभ पंत इस समय पर यहाँ पर नहीं थे, न जगजीवन राम थे। तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर थे, इसलिए सही हो जाएंगे क्योंकि ये सभी जो नेहरू कमेटी के अंदर थे। देखते हैं आगे, समझ लीजिएगा यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर जो है सही हुआ। नेहरू रिपोर्ट की समिति में सप्रू और जयकर ने क्या किया था? डोमिनियन स्टेटस की मांग को मजबूती से रखा था। जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। तो यह जो है स्वराज की तो बात नहीं करेंगे जवाहरलाल, क्यों? क्योंकि यह जो है क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं। उन्होंने डोमिनियन स्टेशन का विरोध किया हुआ था। शायद ये पूछे कि नेहरू रिपोर्ट में जो है जो बात रखी गई थी यानी कि स्वराज्य रखा गया था, उसका विरोध किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। क्यों? क्योंकि यह जो है पूरी आज़ादी चाहते थे। क्योंकि क्या चाहते थे? पूरी आज़ादी चाहते थे। इसीलिए आगे चल करके 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये बात रखी जाएगी। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न जहां आपसे पूछा जा रहा है, हाँ चलिएगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय जो है प्रस्ताव रखा हुआ था? तो आपको बताना है कि यह जो है, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। जिस प्रकार से कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वैसे मुस्लिम लीग की भी होते थे। तो मुस्लिम लीग के जो है 1929 का अधिवेशन हुआ था और 1929 के अधिवेशन में फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिन्ना क्या रखता है? अंग्रेजों के सामने 14 मांगे रखता है। कोई देखेगा भी ये नहीं देखेगा, ये बात की गारंटी नहीं है, लेकिन 1929 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 मांगे रखी हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये मांगे क्या थी? मतलब मुस्लिम समाज के लिए अलग से आरक्षण की बात। देखिएगा ये वही है मोहम्मद अली जिन्ना है जो पहले बात करता है कि धर्म की राजनीति मत करो। अब क्या करेगा? अलग से यहाँ आरक्षण की मांग करने के लिए रिपोर्ट रखी हुई थी। देखिएगा, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं थोड़ा सा हम और यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। देखिए, भारत में कौन आया? तो आप क्या बताएंगे कि साइमन कमीशन आया हुआ है। और साइमन कमीशन ने क्या दी हुई है? चुनौती दी हुई है कि तुम एक छोटा सा संविधान बना करके दिखा दो। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 1928 में क्या बना दिया गया? संविधान बना दिया गया। उस संविधान का नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट की अगर खास बात की जाए तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्वराज। क्या है? स्वराज की मांग जो है महत्वपूर्ण बात है। अब मोहम्मद अली जिन्ना को क्या लगा? मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि इनको तो क्या है, स्वराज्य मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर इनको स्वराज्य मिल गया और हमको आरक्षण नहीं मिला तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, पहले जो मुस्लिम लीग वही कार्य करती थी, वही कार्य कौन कर रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा है। और जिन्ना जो क्या करता है 1929 के अपने अधिवेशन में क्या करता है? 14 मांगे रखता है। और 14 मांगों में खास अगर बात की जाए तो क्या थी? आरक्षण थी। यानी कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी उसी प्रकार से मुस्लिम लीग की तरफ से जो है किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मतलब मुस्लिम के हितों वाली मांगे रखी हुई थी। तो ये 1929 के। चलिए अब देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये 1929 सही हो जाएगा। इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो समाधान जो है ये 1929 में बात करी हुई थी। कारण क्या था? नेहरू रिपोर्ट का जो है विरोध है, और प्रस्ताव में क्या था? जिन्ना ने 14 मतलब लाइनें लिखी हुई थी, 14 की मांगे थी, वही 14 सूत्र थे। प्रमुख मांग क्या थी? मुसलमानों के लिए जो है पृथक आरक्षण की जो है मांग की हुई थी। तो ये बातें आप समझिएगा। अगला प्रश्न है, चलिए भाई अगली बार से जो है क्या करेंगे, इस स्लाइड को जो है एक बार चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है, कांग्रेस की उग्र शाखा में कौन शामिल है भाई? नेहरू और बोस। उग्र शाखा ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, ठीक है। वह किसके मतलब विरोध में की हुई थी? तो जरा सा समझिएगा, फिर से समझेंगे, हर चीज को समझना ही होता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, क्या की गई? नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, और नेहरू रिपोर्ट में जो सबसे खास बात थी वो क्या थी? स्वराज। क्या थी? मतलब स्वराज। स्वराज का मतलब आप समझ रहे हो ना? स्वराज का मतलब ये है कि भाई ऊपर जो है क्या कर रहा है? गवर्नर जनरल शासन कर रहा है, करता रहे, लेकिन नीचे जो छोटे छोटे के राज्य हैं वहां पर क्या बना ले? हमें अपना सरकार चलाने दे। क्या करने दे? स्थानीय स्तर पर, जैसे अभी होता है ना कि भाई कई राज्यों में क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन केंद्र में तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। तो प्रधानमंत्री बाहर अपना शासन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर राज्यों में जो है सरकार चलाने की अनुमति मिल जाए, इसी को क्या कहते हैं? स्वराज्य कहते हैं। तो जो नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी वैसे ही मांग की गई थी कि हमें राज्यों के अंदर क्या कर दिया जाए? शासन चलाने दिया जाए, हम सीएम बन जाएं, और ऊपर जो है क्या करते रहे? अंग्रेज शासन चलाते रहे। ये मांग किसने की हुई थी? नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी, ठीक है, 1928 में। और इस बात को लेकर के जो कांग्रेस की उग्र शाखा रहती है, जिसमें से मुख्यतः दो नाम थे, एक नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम थे? जवाहरलाल नेहरू, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन दो लोगों ने कहा कि भाई ये समय निकल चुका है, अब अंग्रेजों के सामने हम स्वराज लेकर के क्या करेंगे? अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए ये नेहरू रिपोर्ट को कोई ध्यान नहीं देता है और पूर्ण स्वराज पर सभी लोग लग जाते हैं। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसमें पूर्ण स्वराज्य पारित कर दिया गया, भारत का पहला आज़ादी मनाया गया, ठीक है। तो ये बात थी भाई। तो इंडिया लीग बनाई थी, तो इसी को पूर्ण स्वराज्य की प्राप्त करने के लिए किसने इंडिया लीग बनाई हुई थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के बनाया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये किसके मतलब प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनाई गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के ये प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनाई गई थी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, समझ में आ जाएंगी चीजें। नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेटस को क्या कहा जाता है? स्वराज कहा जाता है। डोमेनियन स्टेटस की मांग की थी, जिससे युवा नेता नेहरू और बोस क्या थे? असंतुष्ट थे। वे पूर्ण स्वराज्य के क्या थे? मांग के लिए इस लीग के जरिए दबाव बनाना चाहते थे। तो उन्होंने जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग पार्टी बनाई हुई थी, कौन सी पार्टी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पार्टी बनाई हुई थी, ताकि ये वाली स्वराज्य की मांग को खत्म कर दिया जाए और पूर्ण स्वराज्य की मांग को लागू किया जाए। अगली बात करते हैं, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कौन? डॉक्टर मोहम्मद अंसारी साहब थे। अब ये सर्वदलीय सम्मेलन किस लिए बनाया गया था? आपको पता है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। कौन सी चुनौती? जो साइमन कमीशन के द्वारा दी गई थी संविधान बनाने के लिए। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अंसारी। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या बनाई गई थी? इसी सम्मेलन द्वारा कमेटी बनाई गई थी कि संविधान तैयार करो, और इसी कमेटी में क्या करते हैं? मोतीलाल नेहरू जो है अपना संविधान बना करके प्रस्तुत करते हैं फरवरी 1928 में, ठीक है। तो ये बात थी। किसकी अध्यक्षता में थी समिति? सम्मेलन हुआ था अंसारी की अध्यक्षता में, और इसी सम्मेलन में क्या की गई थी? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। चलिए, मोहम्मद अंसारी आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में साइमन कमीशन के जवाब में संविधान बनाने के लिए जो है मोतीलाल नेहरू के बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, कुछ समझ में नहीं आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अंसारी थे, और इन्हीं को जो है क्या नेहरू रिपोर्ट जो है सौंपी गई थी। नहीं समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, भाई अच्छे समझा देंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया हर चीज़ को समझाने में। किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? अब यहाँ पर जो है आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, देखिएगा। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या बनाई गई? नेहरू रिपोर्ट बनाई गई।
क्या बनाई गई? नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। और ये नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई? क्योंकि उसने चैलेंज किया हुआ था, उस चैलेंज के फलस्वरूप ये रिपोर्ट जो है फरवरी 1928 में दिल्ली में प्रस्तुत की गई। दिल्ली में कहाँ प्रस्तुत की गई? सर्वदलीय सम्मेलन में। सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सभी दलों का सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन में क्या की गई? प्रस्तुत की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अंसारी जो है इसके अध्यक्ष थे। सभी लोगों ने संविधान को देखा तो कई लोगों ने क्या कहा? अच्छा है। कोई और जो कुछ लोग थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये उग्रवादी नेता थे। ये किसकी मांग करते थे कि अब स्वराज से हम खुश होने वाले नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य की बात जो है यहाँ निकल करके आती है, पूर्ण स्वराज। अब ये पूर्ण स्वराज्य जो है कब मांग की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो इसमें जो है पूर्ण स्वराज जो क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज्य मतलब पूरी आज़ादी। तो लेकिन पारित तो यहाँ कर दिया गया, लेकिन परिभाषा नहीं बताई गई कि भाई पूर्ण स्वराज्य क्या है। पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है? क्या सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही पूर्ण आज़ादी होगी? तो इसको परिभाषित कब किया गया? 1931 में कराची अधिवेशन में जो है परिभाषित किया गया था। तो यही प्रश्न है आपका। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये बात जो किसने कही हुई थी? ये बात जो है मजहूर अल हक द्वारा कही गई थी, आई थिंक। तो देखिएगा थोड़ा सा, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? मौलाना हजरत मोहानी द्वारा कही गई थी कि स्वराज्य जो है सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण के मुक्त जो है संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये परिभाषा किसने बताई हुई थी? इन्होंने बताई हुई थी। चलिए थोड़ा सा पहले समझा दिया है मैंने, अभी आगे आएगा उसका वो। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने पहली बार जो है कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की हुई थी। किसने? मौलाना हजरत मोहानी ने। नारा जो है इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद की रचना इन्होंने की थी। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अच्छा फैक्ट है ये कि इंकलाब जिंदाबाद की नारा किसने की हुई थी? मौलाना हजरत मोहानी ने की हुई थी। हालांकि इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय किसने बनाया हुआ था? भगत सिंह ने जो है लोकप्रिय बनाया हुआ था। और मौलाना हजरत मोहानी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता को परिभाषित किया था। पूर्ण स्वतंत्रता के जो समर्थक थे कांग्रेस के नेताओं में, जो उग्रवादी नेता, उसमें थे जवाहरलाल नेहरू और एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेहरू की अध्यक्षता में आगे चल करके लाहौर में जो क्या कर दिया जाएगा? इस पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता का नवग्रह तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो ध्यान रखेंगे कि यह तिरंगा कब फहराया गया था। तो 31 दिसंबर 1929 को जो है क्या किया गया था? फहराया गया था। चलिए यहाँ पर भी समझ लीजिएगा। देखिएगा, आपका होता है कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब का? 1929 का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है क्या की जाती है? इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन में पहली बार क्या पारित किया गया? पूर्ण स्वराज्य जो है पारित किया गया, यानी कि पूरी आज़ादी मिली नहीं हुई है। कांग्रेस ने जो है ये बात को लक्ष्य बनाया हुआ है, पारित किया हुआ है, पारित किया। और ये जो तिथि थी 31 दिसंबर, मैं क्या लिख रहा हूँ भाई यहाँ 1929, 31 दिसंबर 1900 बात की जाए 1929 को जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और आगे चल करके 26 जनवरी के दिन जो है पहली बार क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था। तो 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन था ये, इसीलिए संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया गया था। और इसी समय पर 31 दिसंबर के दिन जो है रावी नदी के किनारे क्या किया गया? भारत की आज़ादी का जश्न मनाया गया, पहली बार झंडा फहराया गया। और 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो चलिए देखते हैं, स्वतंत्रता का नवग्रह तिरंगा ये कब का है? तो आपको ये तो पता चल गया कि ये भाई है 31 दिसंबर 1929 का है। व्याख्या देख लीजिएगा कि 31 दिसंबर 1929 को जो है क्या किया गया था? ये पहली बार झंडा फहराया गया था। कहाँ? रावी नदी के तट पर लाहौर में।
और कब? मध्य रात्रि के समय पर जो है ये फैलाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे उसके जो है अधिवेशन के? जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वही माहौल है जहाँ पर ये सिस्टम किया जा रहा है। नारा दिया गया था कि पूर्ण स्वराज्य, टोटल इंडिपेंडेंस। इसी को पाने में देखो 1929 में है। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया गया था? इसी दिन के कारण जो है लागू किया गया था। लास्ट प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात घोषित की गई थी 26 जनवरी 1929 के दिन को, सॉरी 1929 क्यों होगा भाई, 1929 नहीं होगा, 30 होना चाहिए। 26 जनवरी 1930 ये ऑप्शन है, तो आपका यही जो है सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। अब देखिएगा 31 दिसंबर को क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को जो है झंडा फहराया गया था, मतलब कि कानूनी प्रक्रिया हुई थी। तो इस दिन जो है क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी के दिन जो है घोषित किया गया था। इसी दिन को, महत्व को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी के दिन क्या किया गया? संविधान लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 के दिन को लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यही कारण है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस चुना गया, ताकि इस ऐतिहासिक तिथि को यादगार बनाया जाए। क्योंकि 15 अगस्त के दिन तो हमें आज़ादी मिल चुकी थी, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक ही तरीका था कि जिस दिन संविधान लागू हो। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है हमारा, ये तैयार होता है और अपन की क्लास जो क्या होती है पूरी होती है। आप जो है बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा और आपको जो है जितनी भी हेल्प होगी हम जो है पहुंचाते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको टेस्ट देना है। अगर आपको लगा हो कि निश्चित रूप से इसमें काफ़ी अच्छा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप जो है हमसे जुड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चूँकि ये हमारे लिए भी क्या होती है, प्रेरणा का विषय होता है। हम जितने ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही बेहतर कार्य कर पाएंगे, जो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए